हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में ही बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में मध्य भारत का पठार पढ़ा हुआ था। मध्य भारत के पठार के साथ में हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र देखे हुए थे कि 7 प्राकृतिक क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया है। इसके साथ में हमने मध्य भारत की डिटेल पढ़ी हुई थी। तो आज के लेक्चर में हम बुंदेलखंड के पठार को लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं बुंदेलखंड के पठार से। तो देखिए, बुंदेलखंड का पठार में इसकी स्थिति देखें हम, यदि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में यह स्थित है। कहाँ? 24 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 22 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, और यदि देशांतर की बात करें तो यह पूर्वी देशांतर में ही स्थित होगा। तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 80 डिग्री 20 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 80 डिग्री 20 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है 23,733 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं ये देखते हैं। तो देखिए, यदि जब भी आप ये सब देख रहे हैं तो एक मैप हमेशा सामने रख लीजिएगा, इससे आपको सारे जिले अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड। ठीक है, इतने जिले बुंदेलखंड के पठार में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से ही बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। अब इसकी जलवायु की बात करें तो जलवायु जैसे कि हमने मध्य भारत में देखी थी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, बिल्कुल वैसे ही जलवायु बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की। ना ही गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और ना ही ठंड में बहुत अधिक ठंड। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखना है हमें। वर्षा कितनी होती है तो हमने मध्य भारत के पठार में देखा था, वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है और यहाँ पे वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, औसत वर्षा होती है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और मिट्टी की बात करें यदि, तो यहाँ पे मिश्रित काली तथा लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, मिश्रित काली तथा लाल मिट्टी पाई जाती है। कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे गेहूं और ज्वार मुख्य रूप से फसलें पाई जाती हैं। गेहूं और ज्वार यहाँ की मुख्य फसल है। ठीक है, और अन्य दलहन तिलहन फसलें भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अब हम इसके कुछ खनिज बात करते हैं, खनिज की बात करते हैं और कुछ पर्यटन स्थल की बात करेंगे। तो देखते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं खनिजों की। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो देखिए, रॉक फास्फेट व ग्रेनाइट पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। रॉक फास्फेट व ग्रेनाइट पत्थर। नदियां प्रमुख रूप से यहाँ पे सिंध, बेतवा, धसान और केन नदियां बहती हैं। प्रमुख नदियां कौन सी हैं? सिंध, बेतवा, धसान और केन। यहाँ पे प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पे चंदेरी में साड़ी उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चंदेरी का साड़ी उद्योग बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। और प्रतापपुरा टीकमगढ़ औद्योगिक केंद्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतापपुरा टीकमगढ़ औद्योगिक केंद्र, तो यह किस पठार के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल है प्रमुख। तो देखिए, पर्यटन स्थल है यहाँ के जौहर कुंड, सतखंडा महल, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल आदि। ठीक है, तो जौहर कुंड, सतखंडा महल, खूनी दरवाजा, नौखंडा महल, ये सभी आगे प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा बुंदेलखंड का पठार कंप्लीट होता है। बुंदेलखंड के पठार में हमने नदियां
नदियाँ, उद्योग, खनिज और पर्यटन स्थल भी देख लिए हैं। ठीक है, तो इसके साथ में अब हम आगे बात करते हैं मालवा के पठार की। आगे हम बात करेंगे मालवा के पठार की। तो मालवा के पठार की स्थिति क्या है? मालवा के पठार की स्थिति है 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में। 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, और 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। ठीक है, ये मालवा के पठार की स्थिति है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है फैक्ट, इसे सबसे बड़ा पठार है। सभी पठारों में बात करें हम तो सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार ही है, और यह मध्य प्रदेश के 28% क्षेत्रफल को लेके चलता है। ठीक है, और यह कर्क रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है। मालवा के पठार को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है, और हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी देखा है कि वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 88,222 वर्ग किलोमीटर। जिले की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख जिले यहाँ पे हैं: धार, राजगढ़, मंदसौर, अशोकनगर, रायसेन, सीहोर, और यहाँ नीचे है कुछ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, विदिशा और देवास। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जिले हैं जहाँ मालवा का पठार स्थित है। मालवा के पठार में ये जिले स्थित हैं। कौन कौन से जिले हो गए? धार, राजगढ़, मंदसौर, अशोकनगर, रायसेन, सीहोर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, विदिशा और देवास। इसके बाद यहाँ पे हम निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण कैसे हुआ है इसका। मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से ही मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। मिट्टी की बात करें तो मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो हम देखेंगे आगे फसलों में कि कपास भी यहाँ पे मुख्य फसलों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी। ठीक है, गहरी काली मिट्टी। जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु यहाँ पर सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु है यहाँ की जलवायु। ठीक है, तो फाहियान ने यहाँ की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी कहा है। तो याद रखना है, मालवा के जो पठार की जलवायु है वो सम जलवायु है, और यह उत्कृष्ट कोटि की जलवायु है। ठीक है, अब औसत वर्षा की बात करते हैं। यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ठीक है, 100 से 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। फसलों की बात करते हैं हम, यहाँ कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ गेहूं, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, चना, गन्ना आदि मुख्य फसलों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य फसलें कौन सी हो गई? कपास तो वैसे भी ध्यान रहेगा क्योंकि यहाँ गहरी काली मिट्टी है, तो कपास तो पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कपास के लिए काली मिट्टी ही अच्छी होती है। और बाकी के हैं गेहूं, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, चना, गन्ना आदि। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका निर्माण देख लिया, क्षेत्रफल, जिले, स्थिति और जलवायु देख ली। जलवायु कैसी है? सम है, ये उत्कृष्ट कोटि की है। फाहियान ने इसे उत्कृष्ट कोटि की जलवायु बताया है। और औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर। फसलें गेहूं, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, चना, गन्ना, है ना, ये मुख्य फसलों के रूप में पाए जाते हैं। अब हम आगे इसके कुछ और फैक्ट भी देखेंगे। मालवा के पठार के कुछ प्रमुख उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे सूती कपड़ा उद्योग बहुत ही फेमस है। सूती कपड़ा उद्योग जो कि इंदौर में स्थित है। सूती कपड़ा उद्योग इंदौर में प्रमुख रूप से यह उद्योग काम करता है। ठीक है,
कपड़ा उद्योग के लिए कौन सी जगह पर ये संचालित किया जाता है? तो इंदौर में संचालित किया जाता है। कृत्रिम रेशम कारखाना कहाँ पे है? तो यह नागदा में है कृत्रिम रेशम कारखाना। भेल की बात करें तो भेल है भोपाल में स्थित है, यह भी प्रमुख उद्योगों में से एक है। और नए इंजीनियरिंग इकाइयों की स्थापना हुई है यहाँ पे, तो देवास और इंदौर में नए इंजीनियरिंग इकाइयों की स्थापना हुई है। ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पे सांची, भीमबेटका, उदयगिरी प्रमुख पर्यटन स्थल है। सांची, भीमबेटका, उदयगिरी प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है। तो उद्योग हमने देख लिए। इंदौर में सूती कपड़ा उद्योग, कृत्रिम रेशम कारखाना नागदा में स्थित है, भेल भोपाल में स्थित है, और नए इंजीनियरिंग इकाइयों की स्थापना हुई है इंदौर और देवास में। ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे पर्यटन की बात करें तो सांची, भीमबेटका और उदयगिरी प्रमुख पर्यटन स्थल है। ठीक है। तो इसके साथ में हमारा मालवा का पठार कंप्लीट होता है। और आज हमने बुंदेलखंड का पठार और मालवा के पठार की प्रमुख विशेषताएं देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीवा पन्ना के पठार के बारे में भी जानेंगे और तख्तासोन घाटी के बारे में जानेंगे। बघेलखंड का पठार क्या है ये सब देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।